नमस्कार। आज प्लेनेट पे आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो आज हम बात करेंगे राहु और केतु के ऊपर। देखिए, राहु और केतु जो हैं, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद फैला हुआ है। और ये विवाद जो है, इसके फैलने का कारण है क्लासिक्स में जो हमारे ग्रंथ हैं उनके उनमें इन चीजों के, इन दोनों के ऊपर चीजें जो है वो बहुत कॉन्क्रीट नहीं पाई गई हैं। यही कारण है। कहीं लिखा हुआ है कि राहु के कुछ दूसरे एस्पेक्ट होते हैं, कहीं लिखा है कुछ दूसरे एस्पेक्ट होते हैं, और कहीं एस्पेक्ट के बारे में लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ विवाद है इनके ऊपर। कहीं भी इन दोनों की जब चर्चा होती है तो विवाद होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो ज्योतिष का ए भी नहीं जानता है वो भी राहु केतु का नाम जानता है। ठीक है, तो ये बहुत अनोखे ग्रह हैं और वास्तव में ये छाया ग्रह हैं। तो राहु जो है और केतु जो है, ये दो ग्रह जो हैं, ये हमारे इस पृथ्वी पे आने के और जाने के रास्ते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी पर आते हैं राहु की मदद से, राहु की वजह से। राहु जो है वो हमारी इच्छाएं हैं, और हम इस पृथ्वी से जाते हैं केतु की वजह से। केतु जो है वो हमारी इच्छाओं की पूर्णति है, मतलब इच्छाओं का पूरा होना है। अगर आप इनकी कहानियां पढ़ें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों की कहानियों को पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई होती हैं। तो अगर आप इनकी कहानी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि राहु जो है वो वराह अवतार का प्रतीक है। ठीक है, और ये पूर्व परमात्मांश अवतार भी है बृहद पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी मिशन मैन हैं, जितने भी लोगों ने बड़ा काम किया है, उनकी कुंडली में राहु मुख्य रोल में है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बिना वो बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी स्टोरी में बता दूं ब्रीफ में, तो वराह अवतार का जन्म क्यों हुआ था। एक राक्षस था जिसने पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से हटा दिया था। तो उस ऑर्बिट पे फिर से ले आने के लिए, पृथ्वी को उसके ध्रुव पर फिर से रखने के लिए वराह अवतार का जन्म हुआ था। और फिर वराह अवतार ने उस राक्षस को मार दिया। उस राक्षस का नाम शायद हिरणाक्ष था। ठीक है, जो कि हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई या छोटा भाई था, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। तो ये था वराह अवतार का कहानी। और राहु जो है वो वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये राहु हो गया। अब देखिए कि राहु कैसे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीवन लेकर आ रहा है। केतु का काम क्या था। केतु जो था वो मत्स्य अवतार का प्रतीक है, जो कि पहला अवतार भी कहते हैं जिसे। तो मत्स्य अवतार ने क्या किया था कि जब महाप्रलय हुआ था इस पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसने राजा मनु, जिनको इस पृथ्वी से सही सलामत युग परिवर्तन में मदद किया था केतु ने। तो केतु ने क्या किया, केतु ने इस पृथ्वी से ले जाने का काम किया, केतु ने महाप्रलय से बचाया। तो ये चीज है। तो जहां कहीं भी राहु कुंडली में होता है वो होता है इस जन्म का कारण। ठीक है, कि इस जन्म क्यों हुआ है हमारा जन्म। जहां भी केतु होता है वो एरिया जो होता है वो ये होता है कि हम इस पृथ्वी से जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, और किस वजह से हम आए हैं ये भी केतु के अंदर छुपा रहता है थोड़ा। राहु तो मुख्यतः दिखाता है, राहु जो है वो इस जन्म के कर्म दिखाता है, और केतु जो है वो जितने भी पिछले जन्म हैं उनके कर्म को दिखाता है। तो एक रूल ये भी है, मैं आगे बढ़कर बता रहा हूं, लेकिन एक रूल ये भी है कि जहां भी केतु हो, अगर केतु कुंडली में अच्छा बैठा है, शुभ ग्रहों के संबंध में है, तो इंसान की अंतिम यात्रा अच्छी होती है, जीवन अच्छा होता है, क्योंकि उसके कर्म जो हैं वो अच्छे दिखाई पड़ते हैं इस कुंडली में, इस जन्म में। ठीक है, इसीलिए केतु जो है वो मोक्ष का कारण है, वो हमें इस पृथ्वी से लेकर जाता है, यहां से बचाता है। दोनों ही जितने भी नवग्रह हैं उन सब का काम हमें बचाना है, हमें इस बुरी दुनिया से ऊपर लेके आना है। क्योंकि नौ के नौ ग्रह जो हैं वो किसी न किसी विष्णु अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो वो सारे अवतार जो हुए थे वो मानव जीवन के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए हुए थे। ठीक है, तो इन सब ग्रहों का काम ये है। वो काम करने का तरीका अलग होता है। एक राहु और केतु के बारे में एक मैंने धारणा दे दी कि ये होता है, ऐसे काम करता है। अब इसमें जो विवाद हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। पहला विवाद ये है कि राहु के मीन कैलकुलेशंस को लेना चाहिए कि राहु के ट्रू कैलकुलेशंस को लेना चाहिए। ठीक है, देखिए राहु का जो मीन कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन मीन मोशन पर होता है।
जो कि एक कांस्टेंट स्पीड को मानकर किया जाता है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। और जो ट्रू कैलकुलेशंस होते हैं राहु के या फिर केतु के, वो एपरेंट जो हमें दिख रहा है, जो ऑब्जर्व होता है, उसके आधार पर किए जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारी वैदिक ज्योतिष है वो अपरेंट पोजीशंस को लेकर चलती है, ना कि जो कांस्टेंट स्पीड है जो हमें दिखता है वही ज्योतिष होती है। ठीक है, वैदिक ज्योतिष होती है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है। क्योंकि अगर आप वक्री ग्रहों का भी ले तो ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है, वो तो हमें दिखाई पड़ते हैं वक्री। इसीलिए जो दिखता है वही ज्योतिष में चलता है। राहु जो है, इनके ट्रू कैलकुलेशंस को लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जर्व हमें होता है और उसमें वॉबलिंग होती है। ठीक है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है स्पीड की। जैसे कि अगर राहु सूर्य से कंजंक्ट हो जाए तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से राहु जो है, अगर चंद्रमा के पास आ जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। राहु सूर्य से 45 डिग्री पे हो तो नॉर्मल स्पीड पे रहता है। राहु सूर्य से केंद्र में पड़ा हो तो फिर वो स्पीड जो है उसकी फास्ट होती है। ठीक है। तो ये स्पीड है, ये वेरी कर रहा है राहु। तो ये हो गए ट्रू राहु और मीन राहु। लेना क्या है, हमेशा ट्रू राहु लेना है या फिर ट्रू केतु लेना है। कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे तो वहां पर हमेशा आप ट्रू लेना। और ट्रू राहु के हिसाब से राहु का गोचर जो है वो एरीज राशि में हो चुका है। ठीक है। और आप देख रहे होगे कि इस दुनिया में अब क्या क्या हो रहा है, कितनी आग वाली हत्याएं हुई। ठीक है, जो बंगाल में हुआ, उसके बाद में चाइना में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कि सारे के सारे लोग मारे गए। तो ये राहु का एरीज में फल है। ठीक है। तो इसको समझिए, अगर ये अभी टॉरस में होता और आप मीन लेकर बैठे रहते तो ये अभी अप्रैल में जाकर के ये गोचर होता और ये घटनाएं हुई नहीं होती। ठीक है। तो वो घटनाएं ट्रू राहु से हम देख रहे हैं, ना कि मीन राहु से, जो कि एक रॉन्ग कैलकुलेशन से। और मेरे हिसाब से तो अब जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उनको मीन कैलकुलेशन हटा ही देनी चाहिए। फिर बात करते हैं राहु की दृष्टि के ऊपर। ठीक है। बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिष में राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती है, या फिर दृष्टि जो है वो 5-9 होती है, राहु की केतु की नहीं होती है। कुछ दोनों की दृष्टियों को लेते हैं, कुछ राहु की तीसरी और 10वीं दृष्टि लेते हैं शनि की तरह, कुछ राहु की 12वीं दृष्टि भी लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। ठीक है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके इस सबसे बड़े डाउट को क्लियर कर दूं और आपको एक अच्छे मार्ग पर, एक अच्छे सलाह को दे पाऊं। ठीक है। पहली चीज, जो महान योगी हुए हैं, जहां तक मैं जानता हूं कुछ लोगों को, वो राहु की एस्पेक्ट्स या केतु के एस्पेक्ट दृष्टि को नहीं लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है के.एन. राव जी का। ठीक है। मेरे खुद के गुरु वीपी गोयल साहब नहीं लेते हैं। मैं बनारस में घूमा, एक दो योगी से मिला, वो लोग भी राहु के दृष्टि को नहीं लेते हैं। ठीक है। तो जितने भी इस हायर लेवल के जो स्कॉलर्स हैं, जो वास्तव में ज्योतिष समझते हैं, वो राहु की दृष्टि कभी नहीं लेंगे। इसके पीछे कारण देखिए, ये एक बहुत बहुत बारीक चीज मैं समझाने जा रहा हूं। अधिकतर लोग राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि लेते हैं। ठीक है। ये जो त्रिकोण का जो प्रभाव होता है वो हर ग्रह का होता है। अगर आपके लगन में या फिर किसी के भी लगन में राहु लगन में बैठा है, ठीक है, तो 5वें भाव पर, यानी कि लगन जो है वो पूरा हो गया, ओवरऑल हो गया। और उससे 5वां बुद्धि होता है। ठीक है। 9वां जो है वो जजमेंट होता है। तो अगर लगन पे राहु बैठा है तो उसका इनडायरेक्ट प्रभाव, या फिर लगन में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका इनडायरेक्ट प्रभाव 5वें भाव पर कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है। अगर वो राहु के समान ग्रह का ही अधिकतर पड़े तो वो उस तरफ बिल्कुल प्योर हो जाएगा। कि अगर जैसे 5वें भाव पर शनि का प्रभाव है और लगन पे राहु का प्रभाव है, तो दोनों शनिवत राहु है। ठीक है। तो दोनों एक जैसा काम करते हैं। तो आप बहुत लोगों को लगेगा कि वो राहु 5वें घर पे दृष्टि दे रहा है और शनि बैठा है इसलिए वहां पे गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में त्रिकोण प्रभाव होता है, न कि राहु की दृष्टि होती है। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि अब गुरु चांडाल दोष का एक उदाहरण मैं देता हूं कि गुरु चांडाल दोष हर क्लासिक में लिखा है कि जब राहु गुरु ग्रह के साथ, यानी कि बृहस्पति ग्रह के साथ कंजंक्ट हो जाए तो वो गुरु चांडाल दोष बनाता है। ठीक है। केतु के साथ नहीं लिखा हुआ है ये। तो जब राहु के साथ गुरु कंजंक्ट होगा, जो कि एक चांडाल है राहु,
और उसके साथ एक बहुत शुभ ग्रह बृहस्पति कंजंक्ट हो जाता है तो वो करप्ट हो जाता है, तो वहां पर गुरु चांडाल दोष बनता है। युति का फर्क और दृष्टि का फर्क होता है। अब अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट होता इन दोनों का, केतु के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है गुरु चांडाल दोष की, अगर जुपिटर और केतु का कंजंक्शन हो जाए तो गुरु चांडाल दोष हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर वेरिएशंस लिखे हुए हैं, मैं बताता हूं। तो अगर राहु और बृहस्पति का कंजंक्शन हो जा रहा है किसी भी कुंडली में, तो वो गुरु चांडाल दोष आ रहा है। लेकिन अगर केतु के साथ हो रहा है तो गुरु चांडाल दोष क्यों नहीं आ रहा है? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जहां लिखा हुआ है, जेमिनी में कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि अगर केतु का कंजंक्शन जुपिटर के साथ होता है, बृहस्पति के साथ होता है, तो वो संन्यास योग बनाता है। लेकिन अगर उस कंजंक्शन पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़े, तामसिक ग्रहों का प्रभाव पड़े, जैसे कि मंगल और शनि हैं, तो वो ढोंगी होता है। तो आप देखिए कि कैसे केतु के साथ और चीजों की मदद चाहिए। अगर वहां से आप राहु की दृष्टि लेने लगे, सातवीं दृष्टि अगर लेने लगे, तो तब नहीं होगा करप्ट? तब भी तो करप्ट होना चाहिए ना बृहस्पति को। ऐसा क्यों नहीं लिखा है क्लासिक्स में? तो ये बहुत ही विचार करने वाली बात है कि केतु के साथ होने पर वो गुरु चांडाल दोष क्यों नहीं आ रहा है, वो संन्यास योग क्यों हो रहा है। और गुरु चांडाल तभी हो रहा है जब उस पर शनि या मंगल देख रहे हैं। राहु तो सामने ही बैठा होगा जहां भी केतु होगा, तो राहु अगर हम दृष्टि लेंगे तो राहु भी देखेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है कि इसका डेप्थ समझिए आप। अब वहीं पर लिखा हुआ है कि जब जब बृहस्पति देखता है राहु को, तो वो राहु के पाप को, राहु के करप्शन को खत्म करता है। जिसकी भी कुंडली में अगर अच्छा बृहस्पति राहु को देख रहा हो, तो वो आदमी चोरी नहीं कर पाएगा, वो आदमी एक चतुर बिजनेसमैन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे चोरी करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन को चार तरह से दिमाग लगाना पड़ता है, वो एथिक्स को फॉलो करता है आदमी। अगर हम राहु की दृष्टि लेने लगे तो क्या होगा कि राहु भी बृहस्पति को आस्पेक्ट करेगा, क्योंकि बृहस्पति 5 और 9 आस्पेक्ट करता है सातवें के अलावा। और अगर हम वहां पे राहु की दृष्टि लें जो कि 5 और 9 होती है सबके मत, अधिकतर लोगों के हिसाब से, तो राहु भी आस्पेक्ट करेगा, तब तो वो म्यूचुअल आस्पेक्ट हो जाएगा। तब तो राहु भी करप्ट हो रहा है और बृहस्पति भी करप्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि राहु जो है वो बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति जो है वो राहु को देख रहा है, तब तो आपका बृहस्पति भी गया। तो ये एक तरह से युति का काम करेगा ना, ठीक है। क्योंकि आप राहु अगर बृहस्पति को देख ले रहा है तो बृहस्पति तो पीड़ित हो गया, बृहस्पति तो दूषित हो गया। तब अगर वो बृहस्पति राहु को देखेगा भी तो उसी चीज से देखेगा, तब तो वो उतना अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि बृहस्पति में दम नहीं रह गया, क्योंकि वो खुद दूषित हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये यहां पर होता ये है कि राहु कभी नहीं देखता है, वो सिर्फ बृहस्पति देखता है, और वही जो है वो राहु को शुभ बनाता है। तो अगर हम दृष्टि लेंगे तो वो योग चौपट हो जाएगा, वो योग खराब हो जाएगा, बृहस्पति का राहु को देखना और राहु का शुभ होना, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राहु की दृष्टि लेने पर क्या क्या हो सकता है। अब कुछ साइंटिफिक बातें कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज ये कि अगर आप देखें तो जितने भी ग्रहों को स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, जितनी भी विशेष दृष्टियां दी गई हैं ग्रहों को, वो ग्रह कौन से हैं? वो ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल और शनि। ये ग्रह पृथ्वी से कहां पर हैं? ये ग्रह पृथ्वी से बाहर हैं, मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं ये ग्रह, ठीक है। ये आउटर प्लैनेट्स में गिने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में पड़ते हैं उनको कोई भी स्पेशल एस्पेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन जो ग्रह पृथ्वी के पीछे आते हैं, पृथ्वी के बाद आते हैं, सिर्फ उन्हें स्पेशल एस्पेक्ट दिया गया है, ठीक है। इस बात को समझिए, ये क्या ऋषि कहना चाह रहे हैं। और राहु जो है, केतु जो है, वो तो छाया ग्रह है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है फिजिकल, और वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में पड़ता है। वो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है चंद्रमा और सूर्य के बीच का, तो वो बीच में ही आएगा। वो एक्लिप्स बनाते हैं, वो जोड़े में चलते हैं, ठीक है। तो इनके आप स्पेशल एस्पेक्ट कैसे ले सकते हो? और ये एक्लिप्स करते हैं, ग्रहण लगाते हैं, और वो जो बाकी के जो पीछे ग्रह आते हैं, मंगल, शनि और बृहस्पति, इन्हें से दी गई है स्पेशल एस्पेक्ट। तो ये फर्क, और इसमें एक चीज और है कि कोई भी छाया दूसरी छाया नहीं बना सकता है, जो कि राहु केतु हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो कैसे इनके एस्पेक्ट आप लोगे, ठीक है। तो ये गलत है, ये एस्पेक्ट जो लोग लेते हैं वो एक भ्रम है ये।
ठीक है, एस्पेक्ट नहीं लेना चाहिए राहु और केतु की, क्योंकि उससे फलित में गलतियां होती हैं, फलित सही नहीं होता है। तो ये क्लियर मैं बताना चाहता हूं कि राहु और केतु के एस्पेक्ट मत लीजिए अगर ज्योतिष को सही से करना है तो। अब बात करते हैं इनके फलित के ऊपर। देखिए, राहु और केतु, जैसा मैंने पहले कहा कि राहु हमारे जन्म का कारण है और केतु जो है वो हमें यहां से लेकर जाता है। तो राहु जहां कहीं भी कुंडली में बैठा हो, ठीक है, उस चीज के लिए एक जुनून देता है। क्योंकि अगर आप इस पृथ्वी पे आए हो तो परमात्मा की कोई इच्छा है, परमात्मा का कोई कारण है आपसे जिस वजह से आप आए हो, और वो परमात्मा का कारण नहीं, वो आप ही का कारण है। ठीक है, तो जितने भी मिशन मैन हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, उनके राहु प्रबल होते हैं कुंडली में। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो आप किसी महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी बहुत कार्मिक है। ठीक है, अब ये समझिए कि उत्तर कालामृत जो कि कालिदास द्वारा लिखी हुई किताब है, इसमें लिखा हुआ है कि राहु और केतु जो हैं वो अपने डिस्पोजिटर के अनुसार फल देते हैं। ये को रूल करते हैं एक्वेरियस और स्कॉर्पियो को, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से फल देते हैं। इनका कोई ना उच्च का स्थान होगा, ना तो इनका कोई नीच का स्थान होगा। ये भी आज मैं बता दे रहा हूं, ना ये कहीं उच्च के होते हैं, ना ही कहीं ये नीच के होते हैं। अगर इनका डिस्पोजिटर उच्च का है तो ये उच्च के, अगर इनका डिस्पोजिटर नीच का है तो ये नीच के। यही फॉलो करना चाहिए, यही असल ज्योतिष है, यही सही ज्योतिष है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने टेस्ट किया है तब मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आप राहु को टॉरस में उच्च का ले लो कि भैया ये उच्च का बैठा है, क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखा हुआ है ना बंबई एडिशन में कि राहु जो है वो उच्च का होता है टॉरस में। कहीं लिखा हुआ है कि मिथुन में उच्च का होता है राहु, उसके अपोजिट केतु उच्च का होता है। एक सप्तऋषि नाड़ी में तो लिखा हुआ था कि स्कॉर्पियो में राहु उच्च का होता है। लेकिन अगर आप इसको उच्च का ले रहे हो, जैसे शुक्र का ही ले लेते हैं कि राहु टॉरस में उच्च का होता है तो उसका मालिक शुक्र है। ठीक है, मूल त्रिकोण मालिक चंद्रमा है। अगर ये वहां पर उच्च का हो रहा है और बैठा हुआ है, लेकिन अगर शुक्र और चंद्रमा बहुत पीड़ित बैठे हुए हैं, तो क्या राहु अच्छा फल देगा? बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, बहुत खराब फल देगा। तो ये अपने डिस्पोजिटर के हिसाब से फल देते हैं, जहां भी इनका राशीश जैसा भी बैठा रहता है उसके हिसाब से ये फल देते हैं। जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव की तरह फल देते हैं। अगर वो राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है तो वो भाग्य के लिए फल देगा, ठीक है, आपका फेट के लिए फल देगा। अगर वहीं पर वो पीड़ित है, शनि राहु शनि मंगल से दृष्ट है, उसके जो डिस्पोजिटर नवमेश जो है वो पीड़ित है, तब तो वो बेड़ा गर्क करके रख देगा। ठीक है, वहीं पर अगर नवमेश अच्छा है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एम्पलीफायर है। मतलब कि अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर करना। ठीक है, जहां कहीं भी बैठ जाता है वो आपकी कुंडली का ग्रहण है, समझ लीजिए कि वो एक स्पेशल एरिया है आपकी कुंडली का, जिस इसकी जो डिस्पोजिटर्स है वही कुंडली चलाते हैं। अगर इसका राहु और केतु के डिस्पोजिटर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर राहु और केतु के डिस्पोजिटर खराब बैठे हुए हैं, जिंदगी खराब है। ये एक 1 लाइन का प्रिडिक्शन आप किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, अगर राहु और केतु के डिस्पोजिटर बहुत अच्छे हैं तो फिर आप कुछ जिंदगी में कुछ करोगे, और अगर राहु और केतु के डिस्पोजिटर खराब है तो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे उतना अच्छा। एटलीस्ट किसी एक का डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए, और वो जो डिस्पोजिटर ग्रह होगा, ठीक है, या फिर राहु केतु होंगे, इनका उन ग्रहों से संबंध बन जाए जिन ग्रहों की दशा चल रही है। अगर दशा नहीं चल रही है, ठीक है, और अगर उन ग्रहों की दशा नहीं चल रही है और ये दोनों अपने मस्त में अकेले में बैठे हुए हैं, राहु और उनका डिस्पोजिटर, और उससे संबंधित ग्रह की दशा नहीं चले, तो सामान्य जीवन चलता रहेगा। अगर जीवन में कुछ उथल पुथल होना है, अगर अच्छा बुरा होना है, तो इनके डिस्पोजिटर से संबंधित ग्रह ही वो उथल पुथल कराते हैं, राहु और केतु के। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी और बहुत तगड़ी प्रिडिक्टिव टेक्निक्स में शेयर कर रहा हूं। उसमें खास तौर पे केतु, अगर केतु का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, मतलब 1-5-9 के संबंध है, केंद्र से संबंध है, तो जिंदगी अच्छी कटती है, जीवन के बाद भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो डिस्पोजिटर को देखिए कि राहु जहां बैठा है उसका राशीस कैसा बैठा है, वो राशीस योग में है कि नहीं। अगर कोई नॉर्मल राजयोग बन रहा है, अगर उसमें राहु आ गया, उसमें राहु का संबंध आ गया, तो वो राजयोग डबल हो जाता है, डबल काम करता है वो। तो ये समझना चाहिए। उसमें एक बहुत छोटा सा कैच ये है कि स्पीड बहुत मैटर करती है किसी भी ग्रह की। वो ग्रह की स्पीड कितनी है, वो ग्रह की स्पीड अगर आप समझने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना ऊंचा उठेगा। तो जैसे स्टेशनरी होता है, रेट्रो होता है, या फिर स्लो स्पीड होता है, फास्ट स्पीड होता है, किस स्पीड से चल रहा है, किस अवस्था में ग्रह बैठा हुआ है, वर्गों में कहां बैठा हुआ है,
बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पूरी तरह से किसी भी ग्रह का फलित करने के लिए। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके राय है, सुझाव है, उसे कमेंट में लिखिए। ठीक है, मुझे पता चले, और चैनल शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम टू आस्क प्लैनेट्स, माई सेल्फ यशराज। So today I will talk about Rahu and Ketu, the two very controversial planets in the zodiac, and they are the shadow planets. As we know that Rahu Ketu are the cause of our birth. Okay, it is the Rahu which is the cause of our birth, and it is the Ketu which is the cause of our departure from this universe, from this earth. I always recommend that you should know about the stories of the planet. There was the Varaha avatar which was the significator of Rahu, and we know about Varaha avatar that it was created just to put earth on its orbit again. Okay, that avatar of Lord Vishnu has destroyed the Hiranyaksh, the demon, and later that avatar took the earth on its orbit again. So it is very easy to understand that it is the Rahu which put us in this earth again and again. Okay, because of some of our desires. Every influencer in this world, the people who have done something very great or done something which has impacted a lot of people in the world, had great Rahu in their horoscopes. Without good Rahu, you cannot influence anyone. What about Ketu? There is a story about Ketu that it is linked with the Matsya avatar. In Matsya avatar, the creation of that avatar was just for the king Manu. That avatar saved Lord Manu from the great Mahapralay, or say the great tsunami. So in both the avatars, if you see that one avatar of Rahu is putting the life on the earth, and the Ketu is saving us from this earth when it becomes very poisonous or very dangerous for us. Wherever they are in the horoscope, they are the point of our birth and death. But these are the predictive parts. Before that, one should understand that what are the controversies behind them. Okay, there are many, but I will answer few very important and very relevant controversies. Okay, which calculations to follow of them, which is true calculations or the mean calculations of them, and the other controversy is about the aspects of them. First of all, let's discuss about the movement of them and the calculations of them. Okay, the mean Rahu or Ketu is not the correct calculations, because it is the calculation based upon the constant speed of the nodes, which is actually not true. In Vedic astrology, we calculate everything whatever we observe. Okay, the retrograde planets are actually not retrograde, they appear to be retrograde. Okay, and we do the calculations for the retrogression. It is similar in the case of Rahu and Ketu. When they are in motion, they do not have a constant speed. Okay, so they will have some wobbling or some kind of discontinuity in their speed, and that is the calculation of the true Rahu. And in true Rahu calculations, they become direct as well, and they are not every time retrograde. Okay, they become direct and stationary too because of their different motions, and these motions are very important in predictive parts. A time will come when you will realize the importance of the motion of the planet. These motions of the planet play a great role in making someone very great or poor. So always follow the true calculation, which is the apparent motion of the Rahu and Ketu, not the constant motion. Okay, so this is about the calculation of the Rahu and Ketu. Now coming to the aspect of Rahu and Ketu, there are controversies that Rahu aspect 5th and 9th. Okay, Ketu aspect 5th and 9th. Some say Ketu do not aspect, some say they both do not aspect, some say that Rahu aspect 3 and 10. So there are many other things, but I am saying that they do not aspect each other, or they do not even have a single aspect. They always move together. Okay, wherever the Ketu will be, the 7th from there will be the Rahu. You should understand that the scientific observation is that whichever planet has the special aspect is after the Earth, is not between the Earth and the Sun. Okay, they are Mars, Jupiter and Saturn. These planets are not in between the Earth and Sun. These are after the Earth.
and the rishis have given them a special aspect. But in case of Rahu and Ketu, they are the cross-sectional points of the sun and moon, and they fall in between the earth and sun. Then how they can have aspects? This is the scientific observation. Another thing is that they are the shadow planets. Okay, and a shadow cannot cast another shadow. This is the scientific theory which we believe and which is true. So this is the second point. Now I am explaining with few other things, and that will be the astrological explanations. Every classic has written that whenever Jupiter and Rahu are conjunct, they form Guru Chandal Dosh. With the Guru Ketu, when they are conjunct, it is a sannyas yoga. It is a yoga for salvation. It is yoga for the Gyan, the higher knowledge. But with Rahu and Jupiter, it is a yoga for Chandal. It is the yoga for a miser. It is a yoga for a cunning people. It is yoga for a lower and unethical things. Okay, so this is the difference. If we take the aspects of Rahu and Ketu, or even just Rahu, when Jupiter will be with Ketu, then Rahu will aspect Jupiter, and it will correct Jupiter as well. It should be correcting Jupiter when Jupiter is with Ketu, because Rahu will be in the 7th from there. So Jupiter should be destroyed, but it is not the case. Classics have written that Jupiter-Ketu combination becomes bad, becomes like a Chandal when Saturn is aspecting the Jupiter-Ketu combination, or Mars is aspecting the Jupiter-Ketu combination. It is not written that Rahu is aspecting the Jupiter-Ketu combination. So this is the third explanation, that Rahu cannot have aspects, or even Ketu cannot have. There is another combination mentioned, that Jupiter aspecting moon improves the Rahu. Okay, and it reduces the unethical qualities of the Rahu. So person cannot cheat anyone. Person is very loyal. This is the thing. Whenever a good Jupiter will aspect the Rahu, if we as many people take 5th and 9th aspect of Rahu, okay, apart from the 7th, and Jupiter has also the 5th and 9th aspect. When Jupiter will be aspecting Rahu, then Rahu will also be aspecting Jupiter. They will be in trine from themselves. But you should think that when the Karaka of the ethics is corrupted by Rahu, then how can person behave ethically? How can person be good in behaviors? How he can be very ethical? This is not possible. Okay, when Jupiter will be corrupted. So when we are taking the aspects of Rahu, if it is in trine from the Jupiter, okay, or Jupiter is in trine from the Rahu, then Jupiter will also get corrupted when Rahu will aspect it. Okay, so it is not possible to have the aspect of Rahu because it will corrupt Jupiter, and it is not possible to have ethics in them. That is why classics have written that when Jupiter aspects Rahu, the ethical qualities in person improves. Okay, because Rahu is not aspecting the Jupiter. Okay, so this is the difference, and those classics have not mentioned the aspect of Rahu. Also, and this theory is found to be very, very correct. Okay, so this is the third and the fourth meaning, that Rahu should not have aspects. Also, the great astrologers like K.N. Rao, V.P. Goyal do not consider the aspects of Rahu and Ketu because they understand the depth of the Rahu and Ketu and what will be the meaning of their aspect. Okay, not like the other astrologers taking the aspect of Rahu and Ketu. I have met few yogis in Banaras. They also do not take the aspects of Rahu and Ketu. So this is another view, that Rahu and Ketu should not have aspects because great people are not taking it. The true yogis are not taking the aspects of Rahu and Ketu. So this is another theory. Now coming to the predictive part of Rahu and Ketu. As I explained that Rahu and Ketu are the 2 points of our birth and rebirth. Wherever they are sitting, that is the area of focus of our life. Our life revolves around it. Now you should be also thinking about the exaltation and the debilitation of the Rahu and Ketu. Actually, there is no exaltation or the debilitation sign for them. They only co-rule Aquarius, which is Rahu, and Scorpio, which is Ketu. Okay, these signs are co-ruled by them. There is no other exaltation or debilitation point of them. This has to be understood very well, because
every classic, even a very great classic, Uttar Kalamrit by Kalidas, has written that Rahu and Ketu gives result as per their dispositors, as per their sign lord placements, not as per their own. Okay, and it is 110% sure theory. So when Rahu will get exalted in Taurus as per few classics, then it should give good results because it is exalted. But Venus is the sign lord of that Taurus, and when Venus is found to be very bad in the horoscope, then that exalted Rahu will give very bad results. So this theory is incomplete. Wherever the sign lord of Rahu and Ketu are exalted, they are exalted. This is the theory. If the sign lord of their Rahu and Ketu are in Raj Yoga, they give Raj Yoga. If Rahu and Ketu are in the 9th house, then they become Bhagya promoters. Okay, if the dispositor means 9th lord is well placed, so they behave as the 9th house and the 9th lord, Rahu and Ketu. They do not have their own identity. Okay, because they are two parts of our own brain and two karmic areas of the universe. And there are only 5 tattvas which are owned by Mars, fire, Jupiter, ether, Saturn, Vayu, which is air, Venus, water, and Mercury is earth. Okay, and these 5 tattvas decides everything on earth and in this universe. Okay, so and sun and moon and Rahu and Ketu are not the part of it. They depend on their results because of these tattvas. And there are only 5 Panch Mahapurush Yoga, not the 7 or the 9. Okay, because of only this. The elements which are very, very important. That's why wherever sun and moon is, the dispositors are very important. Okay, you should take the house lord of the sun and moon, but the dispositors are very, very important for sun and moon as well, apart from Rahu and Ketu. Okay, and in case of Rahu Ketu, the dispositors theory is very, very, very correct. So wherever you want to see the results of Rahu and Ketu, just see their dispositors. It is also believed that when Rahu and Ketu are very, very good in the horoscope, the life is very, very, very beautiful. Okay, and if at least any one of them has to be very good in the horoscope for a decent life, and it is very correct theory. Also, wherever the dispositor of the Rahu or Ketu, or wherever they are placed, if any planet is in relation with them or with their dispositors, then that planet also gives the important events of our life. Okay, and that is a very important theory which I am sharing. So wherever the Rahu is, or wherever the dispositor of the Rahu is, if any planet is connected with it, then that planet will become very important in giving results apart from them. Now it is also with Ketu. Now understand, the planet which is connected to Rahu or Ketu, if the dispositors are not good, or if the Rahu and Ketu are not good with that planet, having not good relations, okay, then that planet will result in negative events in the life. Okay, if the dispositors of Rahu and Ketu, with which the planet is related, is good, then they will give good events in the life. This is very correct theory and very beautiful predictive technique which I am sharing to all of you. And this is the basic. Apart from that, the motion of the planet, the avastha of the planet, the shadbal of the planet, the deities of the planet in which they are placed in divisional charts. Okay, all these are very, very important to judge the results of the planet. I am just telling you the basics, and these basics are divine. These basics are very beautiful and they work very well, even if you do not know the other things, because other things are for very advanced kind of predictions. Okay, so and I will be telling it in my upcoming videos as well. So for that, make sure that you have subscribed this channel. So I hope you will like this video, and please comment your thoughts, please comment your feedback in the comment section by applying the given rules, and let me know. And please share this channel, share this video to interested ones. Okay, thank you and take care.